नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी कि प्रथम उपचार। फर्स्ट एड होता क्या है? फर्स्ट एड यानी कि किसी भी इंसिडेंस एक्सीडेंस के होने के बाद में वहाँ पे डॉक्टरी मदद मिलने से पहले जो ट्रीटमेंट की जाती है उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। फर्स्ट एड करने का हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि उस व्यक्ति की जान को बचाना। उसके बाद में जो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है, वहाँ पे जो सीरियसनेस क्रिएट होता है उस सीरियसनेस को हमें कम करना होता है। उसके बाद में जो व्यक्ति फर्स्ट एड कर रहा होता है उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी कि जो दुर्घटना हुई है, जो एक्सीडेंस हुआ है, उसके रिलेटेड उसको एक्टिविटीज़ क्या करनी है वो उसको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में उसके अंदर सांस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी एक्सीडेंस होता है तो वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा होती है उस भीड़ को दूर करना होता है। उसके बाद में जो फर्स्ट एड करने वाला होता है उसको क्या क्या एक्टिविटी करनी है उसके लिए उसको फास्ट डिसीजन लेने आने चाहिए। उसके बाद में जो पेशेंट है उस पेशेंट को उसको अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। एग्जामिनेशन किस तरह से करते हैं, उसमें DRABC यानी कि डी मतलब डेंजर्स, जो एक्सीडेंट हुआ है उस केस में डेंजर सिचुएशंस क्या क्या है ये उसको समझना चाहिए, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ जो फर्स्ट एडर होता है उसको अपनी भी जान बचानी होती है ताकि उस फर्स्ट एडर को कोई खतरा ना हो। उसके बाद में रिस्पॉन्स, जो पेशेंट है उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इस बातों को चेक करना है। उसके बाद में ए यानी कि ओपन द एयरवेज, जो पेशेंट का जो श्वास लेने के मार्ग होता है उसको ओपन करना होता है। उसके बाद में चेक फॉर ब्रीदिंग्स, सांसें चल रही है या नहीं चल रही है उसको चेक करना होता है। उसके बाद में चेक फॉर सर्कुलेशंस, यानी कि जो पल्स रेट होता है 72 से 80 पर मिनट उसको चेक करना होता है। उसके बाद में आते हैं कि जब हम वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं कौन कौन सी इंजरीज़ वहाँ पे हो सकती है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस क्या क्या उपचार उसके ऊपर करने होते हैं। सबसे पहले आता है ब्लडिंग होना, यानी कि आपको किसी तरह की चोट लग गई, कोई खरोच आ गई, उसमें से ब्लडिंग हो सकती है। जब भी ब्लडिंग होती है आपको उस ब्लडिंग की जगह को, उस जख्म को 10 से 15 मिनट तक प्रेस करके रखना है। उसके बाद में उसको क्लीन करके उसके ऊपर बैंडेज करना है और जो जख्म हुआ पार्ट है उस पार्ट को आपको कम से कम हार्ट लेवल के ऊपर रखना है। उसके बाद में आते हैं आई इंजरीज़, यानी कि आँखों में जब भी आप वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं तो किसी मेटल का चिप्स या फिर कोई बर आपकी आँखों में जा सकता है, धूल मिट्टी जा सकती है। उस केस में आपको कभी भी आँखों को प्रेशर से मलना नहीं है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे कोई कचरा या फिर कोई बर हमारी आँखों में जाता है तो हम उसको प्रेस करके ऐसा मलते हैं, तो उसको ऐसा करना नहीं है। उसके बाद में जिस व्यक्ति के साथ इंजरी हुई है उसको वहाँ से बाहर निकलना है और वहाँ पे किसी लाइट से, किसी टॉर्च से उसकी आंखों में चेक करना है कि इंजरीज़ क्या हुई है। उसके बाद में किसी भी क्लीन टॉवल से या फिर कॉटन से उसकी आंखों में से आपको वो उस कचरे को निकालना है। उसके बाद में अगर फिर भी कचरा नहीं निकल रहा है तो आपको एक कटोरी में पानी लेना है और उस कटोरी में आँखों को ओपन और क्लोज करके उसको निकाल लेना है। उसके बाद में आते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। जब भी किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तब उस केस में आपको सबसे पहले तो पावर सप्लाई को कट ऑफ करना होता है और उस व्यक्ति को आपको किसी भी लकड़ी की मदद से उस इंसिडेंस प्लेस से आपको दूर लेके जाना है। और अगर सिचुएशन ज़्यादा सीरियस होती है आपको उसको CPR देने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आप
अगर आप सीपीआर के बारे में जानते हैं तभी आपको सीपीआर देना है, नहीं तो फिर उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। उसके बाद में आते हैं पॉइजनियस गैस। जहाँ पे भी कहीं पे गैस रिलीज़ होता है, सो उस केस में आपको सबसे पहले दरवाजे और खिड़कियों को ओपन करना है। जब भी आप उस इंसिडेंस प्लेस पे जाओगे, सो आपके पास एक गीला कपड़ा होना चाहिए जिससे कि आप मुंह और नाक को ढक सकते हो। उसके बाद में उस इंसिडेंस प्लेस पे जाने से पहले आपको आपकी डीप ब्रीदिंग लेनी है और सांसों को रोक लेना है, और उसके बाद में उस इंसिडेंस प्लेस पे इंटर करके जो व्यक्ति वहाँ पे फंसा हुआ है उसको बाहर निकालना है। उसके बाद में आते हैं फ्रैक्चर यानी कि हड्डियों का टूटना। सो हड्डियों का टूटना कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें कि सिंपल है, कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड, इम्पैक्टेड, ग्रीन स्टिक। सो नॉर्मल यानी कि जहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ज़ख्म नहीं हो रही है, सिर्फ हड्डियाँ टूट चुकी है। कंपाउंड यानी कि ज़ख्म हो गए और जो हड्डी टूटी हुई है वो स्किन से बाहर आ गई है। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि हड्डी तो टूटी गई है, साथ ही में जो ऑर्गन होते हैं, बाकी के ऑर्गन, उसको भी इंजरीज हो सकती है, जैसे कि लंग्स है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है। उसके बाद में कम्युनिटेड यानी कि अलग अलग टुकड़ों में हड्डियों का टूटना, यानी कि 2 या 3 हिस्सों में हड्डियाँ टूट जाना। उसके बाद में आती है ग्रीन स्टिक यानी कि इसमें हड्डियाँ टूटती नहीं है, इसमें सिर्फ हड्डियों का बेंड होना, जो कि हमें छोटे बच्चों में देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में अभी अगर हड्डी टूट गई है तो कैसे समझना है कि हड्डी टूटी हुई है। सो जहाँ पे हड्डी टूटी है उस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उस जगह पे सूजन आती है, और जो आप नॉर्मल मूवमेंट कर रहे होते हो वो आप कर नहीं सकती है। अगर हड्डी टूट चुकी है तो उसके लिए हमें क्या क्या फर्स्ट एड करने चाहिए। उसमें सबसे पहले हमें, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। और जहाँ पे हड्डी टूट गई है उस जगह को किसी भी लकड़ी से आपको सपोर्ट करना है। वो चाहे तो लकड़ी हो सकती है, चाहे फिर आपके पास छाता हो सकता है, जो कुछ भी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो उससे। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऊपर हाइट पे काम कर रहा होता है, सो अगर वहाँ से कुछ इंसिडेंस होता है और वो आदमी ज़मीन पे गिर जाता है, तो मैक्सिमम केस में उसका जो स्पाइन का कॉर्ड होता है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो टूट सकती है। सो उस केस में आपको उस व्यक्ति को किसी प्लेन जगह पे, जैसे कि टेबल है, बेंच है, उस टेबल पे लिटाना है और उसको वहाँ पे सी कॉलर का यूज़ करना है। सी कॉलर जो कि गर्दन को लगाई जाती है, और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। उसके बाद में आते हैं यदि कहीं पे किसी कारण से स्किन का जल जाना, सो उसमें हीट हो सकती है, केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी हो सकती है। अब देखते हैं कि किसी भी इंसिडेंस में अगर कोई व्यक्ति जल जाता है, सो उसे कैसे मेजर किया जाता है। तो उसे कहते हैं 9 रूल्स। एक हाथ अगर जल जाता है तो वो 9% में आता है, यानी कि 2 हाथ का 18%। अगर एक पैर जल जाता है तो वो 18% होता है, यानी कि 2 पैरों का 36%। अगर पीठ जल जाती है तो वो 18% में होता है। अगर पेट और छाती में जल जाती है तो वो भी 18% होता है। अगर फेस यानी कि चेहरा और गर्दन अगर जल जाती है तो वो 9% होता है, और प्राइवेट पार्ट्स का 1% होता है। सो अगर ये कुल मिला के पूरा 100% होता है। सो इससे हम काउंट कर सकते हैं कि व्यक्ति कितना जला हुआ है। कहते हैं कि इसके ऊपर फर्स्ट एड कैसे करने हैं। सो फर्स्ट एड में सबसे पहले तो जो व्यक्ति फर्स्ट एड कर रहा होता है उसने अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद में जहाँ पे स्किन जल गई है उसके ऊपर हमें किसी भी तरह का कोई भी मलहम नहीं लगाना है। उसके बाद में अगर वहाँ पे
कोई कपड़ा चिपका हुआ है तो उस कपड़े को निकालना नहीं है। और वहाँ पे अगर कुछ ब्लिस्टर यानी कि जो फोड़ होती है उसको फोड़ना नहीं है। उसके बाद में उस व्यक्ति को मुंह से कुछ भी देना नहीं है। उसके बाद में अगर किसी केमिकल की वजह से स्किन जल जाती है तो उसके लिए हमें फर्स्ट एड के तौर पे पानी का यूज़ करना चाहिए और उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसके बाद में आते हैं कि अगर किसी को स्नेक बाइट हो गया यानी कि सांप ने काट लिया तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। जहाँ पे भी इंजरीज हुई है उस इंजरी के ऊपर वाले हिस्से में हमें किसी भी पट्टी से बांध लेना है। और जिस पट्टी से हम बांध रहे हैं वो पट्टी ज़्यादा टाइट ना होना चाहिए, ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा लूज़ भी ना हो, एक उंगली उसमें जा सके उतना वो लूज़ होना चाहिए। उसके बाद में उस व्यक्ति को कहीं भी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा चलना नहीं चाहिए। अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल है तो आप उससे उस ज़ख़म को साफ़ कर सकते हैं या फिर किसी सोप से भी, साबुन से भी आप उसको साफ़ कर सकते हैं। में अगर आपके मुंह में ज़ख़म नहीं है तो आप उस पॉइज़न को सक करके, मुंह से सक करके उसको बाहर में फेंक सकते हो। उसके बाद में अगर वो व्यक्ति होश में है तो आप उसको चाय या कॉफ़ी पीने के लिए भी दे सकते हो और उस आदमी को तुरंत से तुरंत एंटी स्नेक वेनम का जो इंजेक्शन होता है वो अवेलेबल कराना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी जगह पे स्नेक बाइट हो गया जहाँ पे आप ठीक से बैंडेज को बांध नहीं सकते, पट्टी बांध नहीं सकते, तो आपको उस जगह पे जो बॉटल्स होती है, बॉटल्स की जो ढक्कन होती है वो ढक्कन यूज़ कर सकते हैं या फिर जो बर्तन होते हैं उसमें जो छोटे वाले कटोरी टाइप बर्तन होते हैं उस बर्तन को उस जगह पे प्रेस करके उसको बैंडेज से बांध सकते हैं। उसके बाद में आते हैं डॉग बाइट। डॉग बाइट जब भी कोई, मान लीजिए अगर किसी कुत्ते ने काट लिया हो तो उस केस में भी आप पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप ज़ख़म साफ़ कर सकते हो और एंटीवेरिस का इंजेक्शन उसको लगा सकते हो। आज के वीडियो में हमने देखा कि फ़र्स्ट एड क्या होता है, फ़र्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है, एक फ़र्स्ट एडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक फ़र्स्ट एडर को किन किन चीज़ों का एग्जामिनेशन करना आना चाहिए और क्या क्या इंजरीज हो सकती है और किस तरह से हमें उसके ऊपर फ़र्स्ट एड करने चाहिए। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि CPR क्या होता है और फ़र्स्ट एड बॉक्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।